वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं इंदिरा, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत में ही हमें मूवी के मेन कैरेक्टर इंदिरा को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम में बिल्कुल अकेला सो रहा है। तभी अचानक से इंदिरा की आंख खुलती है और उसको अपने घर में किसी के रोने की आवाज आती है। पहले तो वो डरता है, लेकिन फिर वो किसी तरह हिम्मत करके देखना चाहता है कि आखिर कौन रो रहा है। तो कमरे के बाहर निकलते उसको जमीन पर एक लाश दिखाई देती है, जिसको देखते पहले इंदिरा की तो हालत बुरी तरह खराब हो जाती है। वो उस लाश को जब करीब से देखने जाता है, तभी ठीक दोस्तों पीछे से कोई उस पे चाकू से मारकर उसे खत्म कर देता है। और इसी के साथ खुलती है उसकी आंख, यानी कि वो ये सपने में देख रहा था। मगर हाँ दोस्तों, इंदिरा की जिंदगी में भी असल में ऐसा ही कुछ चल रहा है। मतलब उसकी जिंदगी बहुत ही बुरी है। वो असल में एक पुलिस ऑफिसर है, मगर आजकल क्या है ना, वो सस्पेंड हो रखा है। इंदिरा वैसे इस घर में अपनी बीवी कायल के साथ रहता है, जिससे उसकी वैसे कुछ खास बनती नहीं। कायल भी जॉब करती है और वो कुछ दिनों से इंदिरा से बात नहीं कर रही। दरअसल इंदिरा की क्या है ना, एक बहुत ही बुरी आदत है शराब पीना। सुबह उठते ही शराब पी जाता है, रात में सोने से पहले शराब पीता है। मतलब उसकी जिंदगी शराब पे ही चल रही है। और इसी शराब की वजह से इंदिरा आज सस्पेंड भी है। उसने ना एक बार शराब के नशे में पुलिस व्हीकल चलाई और उससे एक्सीडेंट कर दिया था। जहाँ फिर लोगों ने उसकी वीडियो बनाई कि जब एक पुलिस वाला खुद ऐसे काम कर रहा है तो दूसरों को क्या रोकेगा, और इसीलिए उसको सस्पेंड कर दिया गया। शायद इसी वजह से उसकी बीवी उससे बात नहीं कर रही। बाकी इसके पीछे की असली वजह क्या है दोस्तों, ये तो हमें आगे पता चलेगा, हो सकता है। अब आजकल इंदिरा परेशान तो है ही, लेकिन एक चीज बढ़िया हुई है, उसका सस्पेंशन पीरियड खत्म हो चुका है और अब वो पिछले 1 महीने से कमिश्नर ऑफिस का चक्कर लगा रहा है, ताकि कमिश्नर उसका सस्पेंशन खत्म कर दे और उसे फिर से ज्वाइन करवा दे। लेकिन कमिश्नर इंदिरा का सस्पेंशन रिवोक करने के मूड में होता ही नहीं, क्योंकि वो रोज इंदिरा को दिन भर अपने ऑफिस के बाहर बैठे हुए देखता है और उसके बाद हर रोज शाम को इंदिरा को निराश होकर जाना पड़ जाता है। अब यहाँ कमिश्नर तो उसको ज्वाइन कराना नहीं चाह रहा, तो वहीं इंदिरा दोस्तों शराब छोड़ने को तैयार नहीं और कायल भी इंदिरा से बात करने को तैयार नहीं। तो सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो इस तरह पहले तो पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है और जब एक सुबह इंदिरा उठता है तो उसे आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि क्या हो गया। वो अपनी आंखों को धोता भी है, मगर कुछ फायदा नहीं होता। और जब कायल को इस बारे में पता चलता है तो वो इंदिरा को डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर भी चेक करके बताते हैं कि इंदिरा की ऑप्टिकल नर्व डैमेज होने की वजह से उसकी आंखों में पस का फॉर्मेशन हो गया है। अब इंदिरा की आंखों का ट्रांसप्लांट करना होगा, तभी वो देख पाएगा, लेकिन उसके लिए हमें डोनर की जरूरत पड़ेगी, जो मिलना इतना आसान तो होने नहीं वाला। अब डॉक्टर कहते हैं कि इस तरह से अचानक इंदिरा के साथ ये हो गया, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। और देखा गया है तो कुछ रेयर केसेस में ये ज्यादा शराब पीने की वजह से होता है। इंदिरा दोस्तों पहले से अपनी जिंदगी से परेशान था, अब वो आंखें खोने के बाद बिल्कुल हताश हो जाता है। अब तो कुछ कर ही नहीं पाएगा ना। सीन शिफ्ट होता है एक मूवी की तरफ, मतलब मूवी थिएटर की तरफ, जहाँ पर अभिमन्यु नाम का एक आदमी मूवी देख रहा होता है। उसकी उम्र करीब 40 से 45 की होगी। उसके पीछे कुछ दूर पर एक कपल बैठे होते हैं, जिनकी लगातार हो रही बकबक से अभिमन्यु बड़ा इरिटेट हो जाता है। खासकर कि उन कपल में जो आदमी था ना, वो उस महिला के साथ जबरदस्ती करने के चक्कर में होता है। इस बात से वो महिला गुस्सा होकर चली जाती है। अब जो वो आदमी था वो टॉयलेट की तरफ जाता है, जो देखकर अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे जाता है दोस्तों, और फिर उस आदमी को बुरी तरह मारने लग जाता है। हाँ, अभिमन्यु ने उस आदमी का गला दबाकर उसको मार के लटका दिया होता है, और साथ ही उसने लाश का बायां हाथ भी काट लिया था, जो हाथ पुलिस को सुबह एक बस से बरामद होता है। बाकी उस लाश को देखने के साथ ही उस केस को सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है इंस्पेक्टर नागेंद्र की, जो कि अपने जूनियर काली से कहता है कि इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, ताकि पता लग सके कि जो हाथ पुलिस को मिला है वो इसी इंसान का है या फिर नहीं। अब उस केस पर मीडिया की नजर आ जाती है, क्योंकि ये खून काफी दिनों से हो रहे थे, तो पुलिस पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब पुलिस को पता लगता है कि थिएटर में तो एक भी कैमरा नहीं लगा हुआ है। बाकी 2 लड़के पुलिस को बताते हैं कि हम नशे में थे, इसलिए हम चेहरा देख नहीं पाए, मगर हमने टॉयलेट में एक अंकल को बाहर निकलते देखा था, जिन्होंने चश्मा पहना हुआ था। अब स्टोरी उस इन्वेस्टिगेशन से वापस इंदिरा की तरफ आ जाती है, जो कि सोच रहा होता है कि कैसे उसकी लाइफ पहले बहुत बढ़िया चल रही थी। जब वो कायल से मिला था ना, उसके लिए घर खरीदा, फिर उसने कायल से शादी की, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करी। वो ये सारी बातें सोच सोचकर बुरी तरह रोने भी लग जाता है, जो देखकर फिर कायल उसको संभालती है। वो इंदिरा से कहती है कि पिछले 3 महीनों से हमारे बीच कोई बात नहीं हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी, इसीलिए अब और अभी से हम एक नई शुरुआत करेंगे। वो इंदिरा का अब साथ देने लग जाती है दोस्तों, उसका पूरा ख्याल रखती है। लेकिन अभी भी इंदिरा के लिए डॉक्टर को डोनर नहीं मिला होता है। सीन वापस से एक लड़की पर जाता है, जिसका नाम शिवानी है। शिवानी अपनी दोस्त वैशाली से फोन पे बात कर रही होती है कि मुझे लेट हो गई यार, कैब भी नहीं मिल रही, इसलिए मैं लोकल ट्रेन के जरिए आऊंगी। इतना कहकर वो कॉल काटती है और फिर जाती है सबवे स्टेशन, जहाँ की लाइट्स अचानक बंद हो जाती है। और अगले सीन में दोस्तों हम शिवानी की लाश को देखते हैं, वो भी पोस्टमार्टम टेबल पर पुलिस के सामने। शिवानी को भी उसी तरह गला दबाकर हाथ काट कर मारा गया था। उस हाथ को पुलिस ने बरामद भी कर लिया होता है। अब डॉक्टर नागेंद्र के पूछने पर बताता है कि ये काम एक आदमी का है, जो कि सीरियल किलर है, और साथ ही उसने जिस तरह से इस लड़की का गला दबाया वो नॉर्मल भी नहीं है। ऐसे सीरियल कातिल इसीलिए खून करते हैं क्योंकि जब हर जगह उनके शिकार की बात होती है तो उन्हें सुकून का एहसास होता है। ये जो भी है, ये हाथ को इसीलिए काटता है क्योंकि वो उसे ट्रॉफी की तरह समझता है, जिसे दिखाकर वो दुनिया को बताना चाहता है कि ये काम उसने किया और इससे उसे खुशी मिल रही है।
इस तरह एक्सप्लेनेशन के बाद हम फिर से अभिमन्यु को देखते हैं जो कि अपने शिकार को लगातार मारे जा रहा होता है। सीन मुड़ता है कायल और इंदिरा की तरफ, जिनके रिश्ते में अब सुधार आ चुका है। कायल अब इंदिरा के साथ अपने बच्चे का प्लान कर रही होती है। मतलब इन शॉर्ट दोनों अब इस परिस्थिति में भी एक दूसरे के साथ खुश हैं। पर रात में इंदिरा के सोने के कुछ देर के बाद उसकी आंख एक आवाज से खुलती है। अब इंदिरा देख तो नहीं सकता था, इसीलिए वो किसी तरह लड़ते गिरते कायल को आवाज लगाते हुए उसको ढूंढने लग जाता है, क्योंकि वो कुछ बोलती नहीं, मतलब बोल ही नहीं रही है। और कायल जब इंदिरा को नहीं मिलती तो वो परेशान हो जाता है। और इसी बीच वो अचानक से कायल की बॉडी से टकरा जाता है, जो कि इस वक्त दोस्तों हवा में झूल रही है और उसका भी एक हाथ गायब है। इसका मतलब अभिमन्यु ने कायल को अपना अगला शिकार बना लिया है। सुबह होते इंदिरा के फ्लैट में पुलिस पहुंच जाती है, जिन्हें अभी तक कायल का हाथ नहीं मिला है। बाकी कायल की मौत के बाद नागेंद्र उसके और इंदिरा के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करता है। पड़ोसी उसको यही बताते हैं कि कायल तो बहुत ही अच्छे नेचर की थी, लेकिन ये इंदिरा हमेशा नशे में और गुस्से में रहता था। बाकी दोस्तों पुलिस को बिल्डिंग के बाहर कैमरे से दूर एक जगह दिख जाता है और वो जगह वही है जहाँ से खूनी अंदर घुसा होगा। अब खिड़की और दरवाजे टूटने का तो कोई निशान नहीं होता, मतलब खूनी को इनके घर के बारे में अच्छे से पता था। बाकी वो खूनी बिना खिड़की दरवाजे के घर में दाखिल कैसे हुआ, ये पुलिस को समझ में नहीं आता। पर दोस्तों अब पुलिस के पास इंदिरा नाम का गवाह था, जिसकी मदद से नागेंद्र उस खूनी को पकड़ सकता था। तो नागेंद्र का असिस्टेंट काली उसे बताता है कि सर, इंदिरा मेरा दोस्त है, वो भी आपसे पहले पुलिस स्टेशन में आपकी जगह पे इंस्पेक्टर था। फिलहाल के लिए वो सस्पेंड है। साथ ही उसकी आंखों की रोशनी पिछले हफ्ते चली गई थी, इसीलिए इंदिरा तो ये खून कर नहीं सकता। मगर भले उसने खून ना किया हो, लेकिन पूछताछ तो करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद वो इंदिरा से वही सवाल करता है कि जैसे कि आखिरी बार कायल से क्या बात की थी, कब बात की थी, या फिर ये बताओ कि तुम्हारे घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद तो थे ना? बंद थे तो कोई बाहरी शख्स अंदर कैसे आ गया? ये सारे सवाल सुनकर इंदिरा बोलता है कि वो जो कोई भी है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। बाकी ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो घर में दाखिल कैसे हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं घर में मौजूद था, फिर भी मैं कायल को बचा नहीं पाया। इतना कहकर वो बेचारा रोने लग जाता है दोस्तों, जो देखकर काली नागेंद्र से बोलता है कि सर, अभी ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है, हम बाद में इससे पूछताछ कर लेंगे। लेकिन नागेंद्र काली से कहता है कि कहीं ना कहीं ये विटनेस और सस्पेक्ट दोनों है, क्योंकि उस वक्त घर में यही था, इसीलिए इसे रोज पुलिस स्टेशन आकर साइन करना होगा। बाकी जल्दी से अपनी टीम को काम पे लगाओ, क्योंकि हमें अभी तक इसकी पत्नी का कटा हुआ हाथ नहीं मिला कहीं भी। और कायल को याद करते करते इंदिरा बड़ा रोता है दोस्तों। लेकिन फिर वो फैसला करता है कि कुछ भी करके कायल के कातिल को पकड़ कर ही रहेगा वो। इसके लिए वो काली से मदद मांगता है, क्योंकि काली उसको औरों से पहले रिपोर्ट और डिटेल्स ला कर दे सकता था, जिसके लिए काली पहले तो मना करता है, मगर फिर वो अपनी दोस्ती को ध्यान में रखते हुए उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद काली इंदिरा को पहले मर्डर के बारे में बताता है, जो कि थिएटर के टॉयलेट में हुआ था। अब जो आदमी मरा था वो एक धंधे वाली के साथ यहाँ पे आया था। तो इंदिरा उस महिला से मिलने के लिए जाता है, जो कि इंदिरा से कहती है कि मैंने पुलिस को पहले बयान दे दिया है, मैं उस आदमी को नहीं जानती थी, वो पब्लिक प्लेस में बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैं चली गई वहाँ से, और मुझे अगले दिन पता चला कि वो मर चुका है। एक तरफ इंदिरा को कोई सुराग नहीं मिल रहा था दोस्तों, दूसरी तरफ अभिमन्यु मजे से एक और लड़की को मार डालता है, जिसकी लाश और उसका हाथ पुलिस को फिर अगले दिन मिल जाता है। इसी बीच काली इंदिरा को लेकर दूसरे मर्डर वाली जगह पे जाता है, यानी कि सबवे स्टेशन वाले मर्डर पे। तब काली इंदिरा को बताता है कि मरने वाली लड़की शिवानी एक IT कंपनी में काम करती थी। उस रात उसको देर हो गई थी, तो उसको घर जाने के लिए कैब नहीं मिली, इसलिए उसने सबवे से लोकल ट्रेन में जाने की सोची, लेकिन उसे भी मार दिया गया। अब शिवानी अपने मर्डर से पहले अपनी दोस्त वैशाली से बातें कर रही थी, तो इंदिरा मिलता है अगले दिन वैशाली से। वैशाली भी इंदिरा को बताती है कि जब मेरी उससे बात हो रही थी तब उसने मुझे बताया भी था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, जिसके बाद उसने ये बोलकर कॉल कट कर दिया कि मैं देख लूंगी जो भी होगा। इस पॉइंट पर दोस्तों वैशाली से वो पूछता है, मतलब इंदिरा, कि ये बताओ शिवानी का कोई खास फ्रेंड या बॉयफ्रेंड वगैरह था क्या? तो वो कहती है शिवानी बहुत ही गुस्से वाली लड़की थी, उसका मेरे अलावा कोई दोस्त नहीं था, और रही बात बॉयफ्रेंड की, तो उसके इसी स्वभाव के कारण उसकी कोई भी रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चली। वो हर रोज कुछ ना कुछ बवाल करती रहती थी, यहाँ तक कि मरने से एक हफ्ते पहले जब मैं उसके साथ ट्रेन से कहीं जा रही थी ना, तो शिवानी ने एक अंकल को पब्लिक से काफी मार भी खिलवाई थी, क्योंकि शिवानी ने कहा कि अंकल मुझे गलत तरीके से छू रहे हैं। लोगों ने फिर अंकल को मार मार कर ट्रेन से नीचे उतार दिया। अब इंदिरा शिवानी से कहता है कि तुम उसका हुलिया पहचानती हो क्या, तुम एक स्केच आर्टिस्ट के जरिए उसका स्केच बनवाने में मदद करोगी? वैशाली हाँ बोलती है। वो कहती है वो अंकल चश्मा पहने हुए था और थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा था। यहाँ से इंदिरा को आखिर सुराग मिल गया दोस्तों, और वो काली के जरिए एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाकर स्केच बनवाने के लिए कह देता है। इसके बाद हमें फिर से अभिमन्यु को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह कुछ खाने और पीने के लिए जाता है, जहाँ पर वो ऑर्डर और उसके पैसे भी देता है, मगर उसका ऑर्डर काफी देर तक नहीं आता। तो वो वहाँ पे काम कर रहे एक वेटर से इसके बारे में पूछता भी है, तो वो कहता है कि तुमने किसको ऑर्डर दे दिया? यहाँ सिर्फ मैं ही ऑर्डर लेता हूँ,
अब ये सुनते अभिमन्यु गुस्से में उठता है और उस आदमी को ढूंढने लग जाता है जिसको उसने पैसे दिए थे, जिसको उसने ऑर्डर दिया था। और वो दोस्तों उसी जगह पे अपने एक और दोस्त के साथ शराब पी रहा होता है। अभिमन्यु पहले उससे पैसे मांगता है तो वो आदमी पैसे देने से इनकार कर देता है, जिस कारण फिर क्या था, अभिमन्यु हाथ उठा देता है उनपे और पब्लिक प्लेस में मारपीट करने की वजह से पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। जहाँ पर अभिमन्यु को काली दिखाई देता है। काली वहाँ पे बजट हेड कांस्टेबल से कहता है कि तुम इसे रात भर अच्छे से धोने के बाद सुबह छोड़ देना। अब हेड कांस्टेबल ये सुनते ही अभिमन्यु को डंडे से मारने लग जाता है। फिर वो रात भर उसको वहीं बैठाता है, जिसके बाद सुबह होने पर अभिमन्यु को साइन करवा कर छोड़ दिया जाता है। इधर दोस्तों वो स्केच आर्टिस्ट वो स्केच बनाकर चला जाता है, जिसको देखते काली हो जाता है दंग, क्योंकि ये स्केच अभिमन्यु की तरह है। और अभिमन्यु को तो काली ने पुलिस स्टेशन में देखा था। वो तुरंत ही हेड कांस्टेबल को कॉल करके कहता है कि तुमने उस आदमी को छोड़ा क्या जिसने बार में झगड़ा किया था। हेड कांस्टेबल कहता है कि सर छोड़ दिया। तो काली उसे बताता है कि वही असल में सीरियल किलर है, जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। अब रात हो चुकी थी दोस्तों। हेड कांस्टेबल बाइक से पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा होता है, तभी अचानक से उसे कोई जोर से मारता है और ये असल में अभिमन्यु ही है। और वो यहाँ पे इस कांस्टेबल से अपना बदला लेने के लिए आया हुआ है, क्योंकि इसने रात भर उसे बहुत मारा ना। अभिमन्यु भी उसे बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन कांस्टेबल किसी तरह अपनी जान बचाकर एक जगह जाकर छिप जाता है। और फिर वहां से वो काली को कॉल करके बता देता है कि वो आदमी अब मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। तो इंदिरा कांस्टेबल से जगह पूछता है कि तुम कहाँ पे हो, जो कि कांस्टेबल उसे बता भी देता है। लेकिन यहाँ अभी भी अभिमन्यु हेड कांस्टेबल को ढूंढ रहा था कि वो गया कहाँ। इसी बीच दोस्तों इंदिरा के साथ काली इस जगह पे पहुंच जाता है। इंदिरा फिर अपने इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल करके काली से कहता है कि वो अभी भी यहीं पर है, पक्का देखना तुम। जो सुनते ही काली पुलिस स्टेशन को कॉल करके तुरंत बैकअप बुलाता है। लेकिन इसी बीच इंदिरा अकेले ही अभिमन्यु को ढूंढने निकल जाता है। हाँ, और अब उसे कुछ दिखाई तो देता नहीं, इसीलिए वो एक स्टिक की मदद से एक बिल्डिंग के अंदर जाता है जो कि खाली पड़ी है। वहाँ पर इंदिरा को कांस्टेबल मिलता है जो कि घायल है दोस्तों, और उसे अभिमन्यु मारने वाला था। तो वो जैसे इंदिरा को देखता है वो बोलता है कि अबे तुझे बचाने के लिए एक अंधा आया, वाह। लेकिन तभी इंदिरा दोस्तों उसकी आवाज को सुनते ही दौड़कर उस पर झपट पड़ता है और उसे खिड़की से लेकर अपने साथ नीचे आकर गिर जाता है। अब इस हमले की ना तो अभिमन्यु को उम्मीद थी और ना ही वो तैयार था। तो अब तो उसको पता था कि इंदिरा अंधा है और उसकी पहुंच से दूर रहना है बस। इन्हीं दोनों बातों का ध्यान रखते हुए वो इंदिरा को बहुत बुरी तरह मारता है, पर इंदिरा उसकी आहट को सुन सुनकर उसको दबोच लेता है और उसे दूसरा मौका देता ही नहीं। अब इंदिरा तो इस कदर बिल्कुल खतरनाक हो चुका था कि वो अभिमन्यु को मार देता, पर तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और इंदिरा की मदद की वजह से वो लोग इस सीरियल कातिल को पकड़ लेते हैं। अब नागेंद्र को जब इस पूरे मैटर के बारे में पता चलता है तो वो काली को बहुत डांटता है, लेकिन अभिमन्यु तो पकड़ा गया था, तो अब उसे अभिमन्यु से पूछताछ तो करनी थी। इसीलिए वो काली के साथ इंदिरा को इंटेरोगेशन के बाहर ही बैठने को कहता है। इस तरफ इंटेरोगेशन रूम में अभिमन्यु को बहुत ही अच्छे से पहले तो तोड़ा जा रहा होता है, लेकिन ये उनको कुछ बताता ही नहीं। इसलिए नागेंद्र उन लोगों को मना करके अभिमन्यु को अपने सामने बिठाता है। फिर अभिमन्यु यहाँ नागेंद्र से सिगरेट की मांग करता है। नागेंद्र उसको सिगरेट तो देता है, लेकिन बदले में ये भी कहता है कि मुझे जवाब चाहिए। अभिमन्यु तुरंत मान जाता है। फिर वो सिगरेट पीना शुरू करता है। उसके बाद नागेंद्र कायल समेत उन सभी 4 लोगों की फोटो अभिमन्यु के सामने रखता है जिनका मर्डर हुआ है, कि बताओ इन चारों को तुमने कैसे और क्यों मारा। पर ये क्या दोस्तों, ये सुनते अभिमन्यु हंसने लग जाता है, क्योंकि अब तक सिर्फ इन चारों को ही नहीं बल्कि कुल मिलाकर 28 लोगों को मारा है उसने। कहता है बचपन में शुरुआत अपने मैथ्स टीचर से की थी, क्योंकि मुझे बहुत मारता था। फिर एक दोस्त को मार दिया क्योंकि उसने एक लड़ाई के दौरान मुझे मारा। फिर अपनी गर्लफ्रेंड के भाई का मर्डर, एक बूढ़ी औरत, वॉचमैन, ऐसे कुल मिलाकर 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और जब भी मुझे कोई इस तरह से इरिटेट या परेशान करता है तो मेरे हाथ अपने आप पता नहीं खुजली हो जाती है और फिर मैं उन लोगों को मार देता हूँ। बाकी हाँ, मैंने सिर्फ 4 लोगों को मारकर उनके हाथ काटे तो जाकर पुलिस मुझे ढूंढ पाई। इससे पहले मैंने जिसे भी मारा उसके हाथ नहीं काटे थे, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। इतना कहकर अभिमन्यु किसी पागल की तरह हंसने लग जाता है। तभी उसकी नजर कायल की फोटो पे जाती है दोस्तों, जिसको देखते अभिमन्यु कहता है कि इस लड़की को मैंने कहीं नहीं देखा, भला इसकी तस्वीर आप मेरे सामने क्यों रख रहे हो, इसको तो मैं पहचानता ही नहीं। अब ये सुनते ही नागेंद्र पहले तो शॉक। वो कहता है तुम कबूल कर रहे हो कि तुमने 28 मर्डर्स किए हैं, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुमने इस लड़की को नहीं मारा। अरे ये कायल है। अभिमन्यु कहता है कि आपसे केस सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या मुझ पे इल्जाम लगा दोगे, फिर चाहे किसी ने भी इसका मर्डर क्यों ना किया हो। तो नागेंद्र कहता है कि तुमने अभी तो बोला कि तुमने आखिर में जिन 4 लोगों को मारा उन सभी के हाथ काट दिए थे, फिर वो चौथा कायल नहीं है क्या, तो फिर कौन है, क्योंकि कांस्टेबल को तो कल हमने बचा लिया था जिसको तुम मारने वाले थे। नागेंद्र की इस बात पर अभिमन्यु और जोर से हंसता है, जिस दौरान दोस्तों हमें उसी बार को दिखाया जाता है जहां अभिमन्यु पहले गया था। उसने वहां उस आदमी को मार कर लटका दिया था जिसने अभिमन्यु के पैसे नहीं दिए थे। अब अभिमन्यु ने कायल को नहीं मारा, ये बात बाहर काली और इंदिरा भी सुन रहे होते हैं, जिस बारे में नागेंद्र के निकलने पर काली उससे पूछता भी है। तो नागेंद्र कहता है कि अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, शायद ये झूठ बोल रहा हो। और एक और बात, आज के बाद मुझे ये इंदिरा यहाँ देखना नहीं चाहिए, नहीं तो काली तुम्हें भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, समझे। ये सुनते ही काली इंदिरा को जबरदस्ती कैम्प में बिठाकर उसको घर भेज देता है। अब इंदिरा पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था दोस्तों कि अगर कायल को उस अभिमन्यु ने नहीं मारा तो कायल को मारा किसने,
यही सोच सोच कर वो रो रहा होता है। तभी हम अभिमन्यु के सामने एक आदमी को बैठा हुआ देखते हैं जो कि हंस रहा होता है। उसे अभिमन्यु को तड़पता हुआ देखकर मजा आता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इंसान अभिमन्यु के घर में ही काफी समय से छुपा हुआ था। अब ये कौन है, इसका अभिमन्यु से क्या लेना देना है और इसने आखिर कायल की जान क्यों ली, ये सारे सवालों के जवाब बस मिलने वाले हैं आपको। अब इसके बाद दोस्तों इंदिरा को जवाब तो चाहिए था, तो वो काली की मदद से जेल वार्डन को घूस देकर जेल में जाता है अभिमन्यु से मिलने, जिसे वो अपनी पत्नी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि तुमने इसे क्यों मारा, बताओ ना, बड़े प्यार से पूछ रहा हूँ, बताओ। अब अभिमन्यु को इंदिरा पे गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी वजह से ही वो पकड़ा गया। इसलिए अभिमन्यु कहता है कि मैंने इसको नहीं मारा, कितनी बार बोलूं, और मैं इसको मारता भी ना तो मारता नहीं, बहुत कुछ करता। ये सुनते ही दोस्तों इंदिरा अभिमन्यु को मारने जाता है, लेकिन उल्टा अभिमन्यु उसको पकड़ लेता और कहता है मैं अपनी संतुष्टि के लिए खून करता हूँ, लेकिन जिसने तेरी बीवी को मारा उसने गुस्से में उसका खून किया है। सोच, वो इतने गुस्से में तेरी बीवी को इतनी दर्दनाक मौत दे सकता है तो उसने उसके साथ जरूर कुछ तो बुरा किया होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फिर यहाँ अभिमन्यु के चंगुल से इंदिरा को पुलिस बचाती है। इंदिरा समझ गया था दोस्तों कि वो गलत जगह पे अपने जवाब तलाश कर रहा है, और इधर जेल से निकलते ना इंदिरा को नागेंद्र देख लेता है, तो अब वो भी कायल के कातिल को ढूंढने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, क्योंकि उसको एक छोटी सी कंप्लेंट के बारे में पता चला जो कि अभिमन्यु ने की थी। अभिमन्यु ने 3 महीने पहले कंप्लेंट लिखवाई थी कि उसकी नौकरानी उसके घर से कुछ गहने लेकर गायब हो गई है। बाद में उस मेड का कोई अता पता नहीं चला, तो पुलिस ने फाइल को बंद कर दिया। अब उस फाइल से उस मेड का एड्रेस निकालकर नागेंद्र उसके घर जाता है, जहाँ पता चलता है कि वो मेड असल में अनाथ थी और नेचर की बहुत ही अच्छी थी, लेकिन पिछले 3 महीने से वो लापता है। उस मेड के घर का ताला तोड़कर जब नागेंद्र चेक करता है ना दोस्तों, तो उसे वहाँ उस मेड की तस्वीर मिलती है, जिसके साथ एक दूसरे आदमी की भी तस्वीर है, जो कि वही आदमी है दोस्तों जो कि उस समय इनको देख के हंस रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि जरूर इसी ने कत्ल किया होगा कायल का। अब नागेंद्र डॉग स्क्वाड बुलाकर उस नौकरानी के कपड़ों के स्मेल से डॉग्स के जरिए उस मेड की लाश तक पहुंच जाता है, जो कि किसी ने जंगल में गाड़ दी थी। इसी बीच दूसरी तरफ इंदिरा को सोते वक्त अपने हाथ में किसी और का हाथ महसूस होता है, और ये असल में कायल का कटा हुआ हाथ है दोस्तों, जो कि पुलिस को कहीं नहीं मिला। इंदिरा तो बुरी तरह से डर जाता है। उसे पहली बार यह एहसास होता है कि इस घर में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है, तो बस जल्दी से वो गन में गोलियां भरकर उसको अंधाधुंध शूट करता है। तभी वही आदमी आ जाता है जिसने असल में शायद कायल को मारा। वो इंदिरा को काफी मारता है पहले। इंदिरा यहाँ उससे पूछता भी कि तुम हो कौन और चाहते क्या हो, तो इस पर वो अगला शख्स कहता है कि मेरा नाम तो भद्रा है, जिसे तुमने नहीं सुना होगा, मगर तुम मधी को तो जानते होंगे। अब मधी का नाम सुनकर इंदिरा की आंखें फैल जाती हैं पूरी तरह। इसके साथ ही दोस्तों कहानी कुछ महीने पहले जाती। मधी असल में वही है दोस्तों जिसकी लाश पुलिस को मिली थी, और वो इंदिरा के घर के साथ साथ उस सोसाइटी के कई और घरों में भी काम करती थी। मधी अनाथ थी, लेकिन वो भद्रा से बहुत प्यार करती थी। भद्रा एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर में काम करता था, उसकी नाइट शिफ्ट थी, इसलिए भद्रा अक्सर मधी से दिन के वक्त में मिलने आता था। जब भी मधी लोगों के घर में काम करने जाती तो वहाँ कोई ना होता, तो भद्रा उन घरों में कैमरे से बचते हुए पाइप के जरिए चढ़कर मधी से मिलने जाता। मधी और भद्रा जल्दी शादी करने वाले थे। एक दिन जब भद्रा मधी को चूड़ी की शॉपिंग करवा रहा था, तभी अचानक से भद्रा को पुलिस ऑफिसर को देखकर न जाने क्या हो जाता है, उसे पैनिक अटैक शुरू हो जाते हैं और वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। मधी भद्रा की दशा देखकर उसको संभालती है, जिसके बाद भद्रा रिवील करता है कि जब मैं छोटा था ना, तो मेरी माँ मुझे श्रीलंका से यहाँ लेके आई थी। हम रामेश्वरम में एक रिफ्यूजी कैंप में रहते थे। एक रोज मेरी माँ की बीमारी की वजह से मौत हो गई, तब मैं उस कैंप से भागकर यहाँ चेन्नई आ गया। अब मैं छोटा था तो मेरे पास कोई काम नहीं था, तो भूख की वजह से मैंने एक होटल से खाना चोरी करके खाया, जिसके लिए मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और पुलिस वाले ने मुझे बहुत मारा भी। उसी दिन के बाद जब भी मैं किसी पुलिस वाले को वर्दी में देखता हूँ तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। तो मधी यहाँ भद्रा से कहती है चिंता मत करो, ये पुरानी बात है, तुम आगे जिंदगी पे ध्यान दो। और फिर दोस्तों भद्रा मधी को पाकर बड़ा खुश भी था। अगले दिन जब मधी इंदिरा के घर काम करने के लिए जाती है तो फिर से भद्रा पाइप चढ़कर उससे मिलने के लिए जाता। असल में वो मधी को अपनी माँ का मंगल सूत्र देने के लिए आया हुआ था। मधी यहाँ भद्रा को कहती है कि किसी दिन तुम जरूर पकड़े जाओगे, ऐसे मत क्या करो। इस पे भद्रा कहता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तुम जिस भी घर में काम करती हो उस घर को मुझसे बेहतर तुम भी नहीं जानती, पता है, मैं उसके कोने कोने से वाकिफ हूँ। दोनों यहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर इंदिरा आ जाता है, जो कि पुलिस यूनिफॉर्म में था और गुस्से में भी। तो भद्रा जल्दी से शेल्फ में छिप जाता है, क्योंकि नीचे लोग खड़े थे तो वो पाइप से तो जा नहीं सकता था। जिसके बाद मधी दरवाजा खोलती है, और ये उस दिन की बात है जिस दिन उसने पुलिस की गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया था। इसलिए वो गुस्से में था क्योंकि वो सस्पेंड हो गया था। उसको तो वैसे कमिश्नर डिसमिस करने वाले थे, मगर कायल के रिक्वेस्ट करने पर उसको सस्पेंड किया गया। मीडिया से लेकर हर जगह उसकी बातें चल रही होती है, इसीलिए इंदिरा गुस्से में था। तो इंदिरा मधी से शराब की बोतल मंगाता है, जो कि मधी के हाथ से छूट कर गिर जाती है। अब बोतल टूट गई थी, ये देखते इंदिरा को खुद पे काबू नहीं रहता और वो एक जोरदार थप्पड़ मधी को लगा देता है, जिससे मधी का सर एक टेबल के कोने पे जाकर लगता है, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। दोस्तों शेल्फ के अंदर बैठा भद्रा ये सब देख रहा था
लेकिन इंदिरा को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर उसको पैनिक अटैक आ गए, जिससे वो फ्रीज हो गया था। इंदिरा भी समझ चुका था कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तभी वहाँ पे कायल आती है, जिसे इंदिरा तुरंत सब कुछ बताता है और कहता है मुझसे ये अन्याय हो गया। कायल यहाँ उसको डांटती है कि अभी तुम एक्सीडेंट की वजह से सस्पेंड हुए हो और अब तुमने ये मर्डर कर दिया। इंदिरा तो दोस्तों खुद को पुलिस के हवाले करने में रेडी था, लेकिन कायल उससे कहती नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम जेल जाओ और पूरी जिंदगी सजा काटो। मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए हमें कुछ भी करके इससे छुटकारा पाना होगा। फिर क्या था दोस्तों, रात होते ही इंदिरा मधी की बॉडी को कायल के साथ लेकर जंगल में जाता है, जहाँ दोनों मिलकर इस बॉडी को गाड़ देते हैं। इसके बाद भद्रा खुद को संभालता है, खुद में सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, अब उसे बस इंदिरा से अपना बदला लेना था। मधी की मौत की वजह से इंदिरा से कायल बात नहीं कर रही थी, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। कहानी आती है प्रेजेंट में दोस्तों, और भद्रा इंदिरा से कहता है कि मैं तो तुम्हें कब का मारना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें मारने के बजाय तुम्हें तड़पाने का सोचा। मैं 3 महीनों से तुम्हारे ही घर में रह रहा था, तुम्हारे साए की तरह। तुम अंधे शराब की वजह से नहीं, बल्कि मैंने मुर्दा घर से केमिकल लाकर तुम्हारी शराब में डाल दिया था, जिसे पीने के बाद ही तुम्हारी आंखें चली गई, और अब तुम्हें परेशान करके तुम्हारी जिंदगी नरक बनाकर मुझे सुकून मिल रहा है। पर तुम्हारी जिंदगी अंधे होने के बावजूद वापस पटरी पर आ गई। तुम्हारे और तुम्हारे बीवी के बीच सब कुछ सही हो गया, लेकिन इसीलिए एक दिन मैंने जब अखबार में उस सीरियल कातिल के बारे में पढ़ा, तो मैंने ठीक उसी की तरह कायल की जान ले ली। सेम पैटर्न फॉलो किया। जो दुख मुझे था ना कि मैं वहाँ होते हुए भी अपनी मधी को नहीं बचा पाया, वही दुख तुझे देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अगर मैं तुझे मार देता तो तुम्हारे ये सारे पाप भी मर जाते, लेकिन मैं तो तुम्हें हर दिन मौत देना चाहता था। इसीलिए मैंने उस किलर को कॉपी किया, ताकि तू गलत दिशा में भागे और कामयाब होकर भी कुछ ना कर पाए। जानता है, जब तू अपनी बीवी की लाश से लिपट कर रो रहा था, तब मैं वहीं बैठा था, हंस रहा था, मजे ले रहा था, तुम्हारे दर्द को एंजॉय कर रहा था। भद्रा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर इंदिरा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इंदिरा अंधा था, तो भद्रा उसे काफी बुरी तरह मारता है। इंदिरा के हाथ में जो भी आता वो उसी को फेंक कर मार रहा था। अब दोस्तों भद्रा इंदिरा को मारने जाता है, लेकिन आखिर में इंदिरा सही वक्त पे भद्रा को पकड़ लेता है और उसके गले पे चाकू रख देता है। मगर फिर उसे कुछ एहसास होता है, तो वो छोड़ देता है भद्रा को और भद्रा से कहता है कि जो मैंने किया वो गुस्से में किया। अगर मैं उसी गुस्से में तुम्हें मार देता हूँ तो इससे मेरी कायल वापस नहीं आएगी, और अगर तुम्हें मुझे मारकर संतोष मिलता है तो इसके लिए मैं तैयार हूँ, लो मार दो मुझे। इतना कहकर इंदिरा हो जाता है बेहोश। सीन कट होकर दोस्तों कुछ हफ्ते आगे जाता है। डोनर मिलने की वजह से इंदिरा की आंखों की सर्जरी हो चुकी थी और अब वो देख सकता था। भद्रा ने उसको मारा नहीं था उस दिन, इसीलिए इंदिरा अब अपना घर बदलने का फैसला करता है। और जब उसका घर का सामान शिफ्ट होता है ना, तब इंदिरा से मिलने के लिए नागेंद्र आ जाता है। अब इंदिरा नागेंद्र को पहली बार देख रहा था, तो नागेंद्र उसे अपना परिचय देते हुए बताता है कि तुम्हें अपनी मेड मधी याद है, उसकी लाश हमें एक जंगल में मिली, अगर तुम उसके बारे में कुछ जानते हो तो बता दो। इंदिरा कहते हैं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। नागेंद्र कहता है कि कातिल कितना भी शातिर हो, वो एक न एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। इतना कहकर नागेंद्र चला जाता है और इंदिरा अपनी बिल्डिंग से बाहर रोड पे आ जाता है, जहाँ पर उसे पिक करने के लिए काली आया हुआ था। काली इंदिरा से कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि नागेंद्र तुमसे मिलने जरूर आएगा, वो उस मधी के केस की छानबीन में लगा हुआ है। अब इसी बीच इंदिरा जब रोड पार करता है तो वहाँ भद्रा खड़ा दिखता है उसको, जिसे शायद इंदिरा ने पहचान लिया था। भद्रा ने उस रात इंदिरा को इसलिए नहीं मारा क्योंकि सच में इंदिरा को मारकर उसको संतोष नहीं मिलेगा, बल्कि उसको संतोष मिलेगा इंदिरा की जिंदगी नरक से बदतर बनाकर। इंदिरा का जब हर दिन मौत से सामना होगा तब उसको मजा आएगा। जैसे भद्रा अपने प्यार के बिना तड़प रहा है ना, उसी तरह वो इंदिरा को भी तड़पाना चाहता है। बाकी इंदिरा खुश ना रहे, इसका ख्याल भद्रा पूरी तरह रखेगा दोस्तों, और इसी के साथ वो अचानक से गायब हो जाता है। और इससे हमें एक सीख मिलती है कि हम कोई भी गलत काम करके बच नहीं सकते। अगर किसी ने देखा भी नहीं ना, तो गलत का नतीजा गलत ही होता है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। इसी के साथ दोस्तों कहानी खत्म होती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।